Yeah, so hello everyone, Hitesh here. Today we're gonna talk about the web series called Game of Thrones. आज हम इसके सीजन 1 एंड एपिसोड 8 की बात करेंगे एंड आई होप कि आपने मेरे एक्सप्लेन करे हुए सीजन 1 को कंप्लीट और साथ ही सीजन 2 के 1 से लेकर 7 एपिसोड्स देख लिए होंगे। और अगर नहीं भी देखे होंगे तो एज यूजुअल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उन सभी को चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। अब जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि थियोन ने उस किसान के दोनों बच्चों को मारकर जिंदा जला दिया था और फिर उन्हें विंटरफेल की दीवारों पर लटका दिया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम यारा को विंटरफेल में अपने कुछ सैनिकों के साथ आता देखते हैं। हालांकि थियोन उस वक्त गेट पर ही मौजूद था, मगर यारा उनमें से किसी को भी ग्रीट नहीं करती और डायरेक्टली वहां से खाना खाने के लिए निकल जाती है। जिसके बाद थियोन उससे मिलने के लिए आता है तो यारा उससे पूछती कि आखिर तुमने स्टार्क बच्चों को जान से क्यों मारा। तो रिप्लाई में वो कहता है कि उन्होंने मुझे धोखा दिया था, इसलिए मैंने उन्हें जिंदा जला दिया। जिस पर वो उसे बेवकूफ कहती है और कहती है कि ऐसा तुम्हें करना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि अब बहुत ही बड़ा खतरा तुम्हारे सर पर आने वाला है। मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आई हूँ। मगर थियोन कहता है कि अब विंटरफेल पर मैंने कब्जा कर लिया है और अब मैं यहीं पर ही राज करूंगा। तो यारा उसे रिप्लाई में कहती है कि हम लोग आयरन आइलैंड से हैं, हम लोग नेवी यानी कि समुद्री सेना से काम लेते हैं, ना कि थल सेना से। और अगर हमारा पलड़ा भारी रहेगा तो वो सिर्फ समुद्र में ही रहेगा और तुम्हारी जान इस वक्त खतरे में। अगर तुम अपने आप को बचाना चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। मगर थियोन उसके साथ जाने से इनकार कर देता है। वहीं थोड़ी देर बाद मिस्टर ल्यूविन ओशा को किचन से खाना ले जाते हुए देखते हैं, जहां पर उन्हें ये बात तो समझ आ जाती है कि ब्रायन और एकॉन इस वक्त भी जिंदा है। वहीं दीवार की दूसरी ओर येग्रेट जॉन को अपने दूसरे साथियों के पास ले जाती है, जहां पर जॉन को पता चलता है कि हाफ हैंड भी पकड़ा गया है। ये जंगली जॉन को मारने ही वाले होते हैं, मगर तभी येग्रेट उसे बचा लेती है और अपने लोगों से कहती है कि ये नेड स्टार का बेटा है और हमारे राजा मेंस रीडर जरूर इसे एक बार बातचीत तो करना चाहेंगे, इसलिए इस पर अभी कोई भी हमला या फिर इसे नुकसान न पहुंचाया जाए। जिस पर ये सारे जंगली येग्रेट की बात मानकर उसे मेंस रीडर के पास लेकर जाने लगते हैं। और जब सैम और इसके साथी उन्हें ढूंढ रहे होते हैं तभी इन्हें बर्फ के अंदर एक शिला मिलती है। उसके ऊपर कुछ नक्काशी कर रखी थी, वो दिखने में एक दरवाजे जैसा लग रहा था। और जब उस पत्थर को हटाया जाता है तो उन्हें वहां पर ड्रैगन हॉर्न मिलता है और जो निशान उस पत्थर पर लगे थे सैम ये देखकर समझ जाता है कि जरूर नाइट वॉचेस ने ही बनाए होंगे। और साथ ही वहां पर कुछ ड्रैगन ग्लासेस भी थे। अब इनका मीनिंग क्या होता है वो मैं आपको आगे इस कहानी में बताऊंगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रॉब स्टार्क पर, जो कि टेलेसा के साथ इस वक्त घायलों की दवाई लेने के लिए आगे बढ़ा था। तभी वहां पर उसका एक सिपाही आकर उसे बताता है कि जैमी लेनिस्टर यहाँ से भाग गया है और इसे किसी और ने नहीं बल्कि आपकी मॉम कैटलिन स्टार्क ने आजाद किया था। इस बात को तो सुनने के बाद आग अबूला हुआ रॉब अपनी माँ के पास जाता है रिवर एंड में और उनसे कहता है कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया। तो कैटलिन उसे बताती है कि ये सब कुछ उसने अपनी बच्चियों के लिए किया। मगर रॉब का गुस्सा तो शांत ही नहीं हो रहा था, इसलिए वो अपने सबसे तेज घोड़ों को और साथ ही 80 सैनिकों को जैमी लेनिस्टर को पकड़वाने के लिए भिजवा देता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है ब्रियन और साथ ही जेमी पर, जो कि इस वक्त घोड़े पर थे। अब कहीं वो लोगों की नजर में ना आ जाए इसलिए वो नदी का रास्ता चुनते हैं। हालांकि रास्ते में जाते वक्त जेमी उसका काफी मजाक उड़ाता है और उस बहुत बार मिसबिहेव भी करता है, मगर ब्रियन उसकी सारी बातों को नजरअंदाज करते हुए उसे बोट में बिठाकर आगे बढ़ जाती है। रात के वक्त लॉर्ड बॉल्टन रॉब को ये बताते हैं कि उनका भाई जॉन स्नो जल्दी ही यहाँ पर पहुंच जाएगा। साथ ही रॉब बॉल्टन को ये भी कहता है कि अगर आयरलैंड से कोई और हमारी जमीन पर कब्जा करे तो उसको तुम देख लेना, बाकी थियोन को तो मैं खुद देखूंगा। इन दोनों की चलती बातों के बीच में वहां पर टेलेसा पहुंच जाती है, जिसे देखकर लॉर्ड बॉल्टन वहां से निकल जाते हैं और तंबू में सिर्फ ये दोनों बचते हैं, जहां पर ये दोनों अपनी भूली बिसरी बातें करने लगते हैं। और कहीं ना कहीं अब इन दोनों की ही दूरियां नजदीकियों में बढ़ जाती है और इन दोनों के बीच में एक इंटीमेट सीन आ जाता है। वहीं हैरन हाल में केविन लेनिस्टर टाइवन लेनिस्टर को ये बताता है कि जल्दी ही स्टैनिस विंटरफेल में पहुंच जाएगा और अगर जॉफरी वहां से नहीं भागा तो उसकी तो खैर नहीं। मगर टाइवन का ऐसा मानना था कि जो राजा अगर थ्रोन को छोड़कर भाग जाए तो वो ज्यादा समय तक राजा रह भी नहीं पाएगा। अगर राजा बनना है तो सामने से लड़ना भी पड़ेगा। और तो और अब रॉब भी इनके काफी करीब आ चुका था, इसलिए ये लोग रात को ही किंग्स लैंडिंग निकलने का फैसला करते हैं और साथ ही ये भी कहते हैं कि हम लोग रात भर चलेंगे, कहीं पर भी नहीं रुकेंगे, जिससे कि सुबह होने पर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि कहां से टीम कहां पहुंच गई। आर्या जो कि उनकी असिस्टेंट बन चुकी थी, मगर इस वक्त वो उसे यहीं पर रुकने को कहता है। साथ ही वो अपना एक काबिल सैनिक भी हेलन हाल में छोड़कर जाता है ताकि इस किले की रक्षा बनी रहे। उन लोगों के निकलने
मिलने के बाद फटाफट से आर्या जैरन हकार के पास पहुंचती है और उसे ये सारी बातें बताती है और कहती है कि तुम्हें मुझे और मेरे दोस्तों को यहाँ से बाहर निकालने में मदद करनी पड़ेगी। तो जैरन हकार कहता है कि इसके लिए तो काफी सारे लोगों को मारना पड़ेगा और मैं ये काम बिल्कुल भी नहीं करने वाला। तो आर्या यहाँ पर एक तिकड़म लगाती है और जैरन हकार को जैरन हकार का ही नाम दे देती है क्योंकि उसने उसे 3 लोगों की जान का सौदा किया था। तो अब जैरन हकार यहाँ पर प्रॉब्लम में आ जाता है और अब वो खुद को मारने की बजाय बाकी सभी लोगों को जान से मारने के लिए तैयार हो जाता है। फिर कहता है कि आधी रात को जब मैं सभी लोगों को खत्म कर दूंगा तो तुम और तुम्हारे दोस्त गेट के सामने आ जाना। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में और यहाँ पर आर्या, गैंड्री और साथ ही उसका एक फ्रेंड तीनों रात को भागने की कोशिश करते हैं, मगर ये लोग यहाँ पर देख पाते हैं कि रात को भी गेट पर लोग तैनात हैं। हालांकि मोटू मल को ये देखकर काफी बड़ा धक्का लगता है कि आखिर हम निकलेंगे कैसे, मगर आर्या दिलेर थी और उसे जैरन हकार पर पूरा विश्वास था और वो आगे बढ़ते बढ़ते गेट से बाहर निकल जाती है। तब हम लोगों को ये पता चलता है कि वहां पर जो लोग खड़े थे वो बेसिकली सिर्फ लाशें थी क्योंकि उन्हें ऑलरेडी भाले से जान से मार दिया गया था। वहीं किंग्स लैंडिंग में टीरियन लैनिस्टर बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ रहा है ताकि वो स्टैनिस को खत्म करने के तरीके ढूंढ सके। तभी वहां पर लॉर्ड वेरिस आ जाते हैं और टीरियन को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं क्योंकि उसके काम संभालते ही शहर में चोरी होना बहुत कम हो चुका था। जिसके बाद में ये लोग डिस्कस करते हैं कि अगर मान लो स्टैनिस ने किंग्स लैंडिंग के आगे के गेट तोड़ दिए तो ये लोग क्या करेंगे। जिस पर टीरियन के पास में एक प्लान तो था मगर वो उस प्लान के बारे में किसी को कुछ नहीं बताता। और रात को डिनर के वक्त अगेन सर्सी और टीरियन के बीच में फाइट हो जाती है, जहां पर टीरियन उससे कहता है कि जॉफ्री को जंग की टुकड़ी में सबसे आगे लीड करना होगा क्योंकि जब जंग में प्रजा अपने राजा को सबसे आगे देखेगी तो उनका मनोबल बढ़ जाएगा। मगर सर्सी उस पर काफी गुस्सा हो जाती है और ये कहती है कि तुमने मेरी इकलौती बेटी को डॉन भेज दिया और अब तुम मेरे 17 साल के बेटे के पीछे पड़ गए हो। आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो? जो तुम कर रहे हो इसकी तुम्हें सजा भुगतनी होगी। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट मॉर्निंग और यहाँ पर टीरियन और जॉफ्री खुद आकर लड़ाई के इंतजाम देखते हैं कि क्या सब कुछ सही तो है। मगर जॉफ्री तो ठहरा एक बच्चा जिसे लड़ाई और जंग का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था और यूं ही मजाक करने लगता है और बताता है कि मैंने ये सुना है कि स्टैनिस चाचा कभी भी मुस्कुराते नहीं है, मैं कल उन्हें एक बहुत बढ़िया स्माइल दूंगा, एक खूनी स्माइल। जहां पर इस बात का मजाक उड़ाते हैं टीरियन और साथ ही लॉर्ड वेरिस और कहते हैं कि अगर स्टैनिस से सुना होता तो ये इसका क्या हाल करता। जिसके बाद में सीन शिफ्ट होता है स्टैनिस बराथियन पर जो कि इस वक्त सर डेवॉस से बात कर रहा था। वेल अगर आपने नोटिस किया हो तो सर डेवॉस की सीजल जो है वो एक अनियन शेप में है और कभी भी सीजल अगर जीओटी के यूनिवर्स में देखी जाए तो किसी बड़े योद्धा या फिर किसी जानवर पर ही रखी जाती है, लेकिन एक प्याज के शेप में होना एक बड़ी बात थी। अब यहाँ पर इससे रिलेटेड स्टैनिस एक बैक स्टोरी बताता है जिसमें कई साल पहले की बात थी जब रॉबर्ट बेराथियन ने टारगेरियंस के खिलाफ जंग छेड़ी थी। तो उस जंग में स्टैनिस ने एक फूड वर्कर का काम किया था और एक वक्त तो ऐसा था जब वहां 500 लोगों को सिर्फ एक ही कैसल में बंद करके रख दिया गया था। ना ही इनके पास कुछ खाने के लिए था और ना ही कुछ पीने के लिए। इसलिए इन लोगों ने सबसे पहले तो अपने घोड़े को मारकर खाया, फिर अपनी बिल्ली को और फिर आखिर में आए चूहे। मगर एक दिन सर डेवॉस समंदर के जरिए प्याज को चुरा कर लेकर आए जिन्हें खाकर इन लोगों की फाइनली जान बच गई और यही रीजन है कि आज सर डेवॉस के गले में अनियन का सीजल है। और साथ ही यहाँ पर स्टैनिस ये बात भी क्लियर करता है कि जिस दिन भी मैं किंग्स लैंडिंग का सबसे बड़ा किंग बन जाऊंगा मैं आपको हैंड ऑफ द किंग बना दूंगा। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है वन ऑफ माई फेवरेट कैरेक्टर ऑफ दिस सीरीज डेनेरिस जो कि अभी भी अपने तीनों ड्रैगन्स को ढूंढ रही होती है और इसी वक्त वहां पर जोरा मोमोंट पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि एक शिप एस्टाफोर के लिए निकलेगा और हमें जल्द से जल्द स्कार्थ शहर से निकल जाना चाहिए। जिस पर डेनेरिस कहती है कि मैं अपने ड्रैगन्स को लिए बिना यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, अगर तुम्हें जाना है तो तुम यहाँ से जा सकते हो मगर मैं यहीं पर वेट करूंगी। तो जोरा कहता है कि खलीसी मैं आपको छोड़कर कहीं पर भी नहीं जा सकता। जिस पर खलीसी यानी कि डेनेरिस कहती है अगर तुम तैयार हो तो मेरे साथ जादूगर के पास चलो। अब यहाँ पर किस जादूगर की बात हो रही थी वो तो हमें इसके अगले एपिसोड में ही पता चलेगा। और इसी तगड़े सस्पेंस के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइस आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताइएगा और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा क्योंकि मैं इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। सो तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे सेफ। मिलते हैं अगले वीडियो में।